सर रेडी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जिसका नाम है एनकेएस लर्निंग कैंपस। मैं आपके एजुकेटर वसुधा आपके लिए टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं कि हम जेनेटिक्स की सीरीज़ चला रहे हैं, तो हमारे 2 पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। आप उसको जाइए और ज़रूर से उसको देखिएगा। आज हमारा पार्ट 3 है। तो आप अपने ये क्वेश्चन सीरीज अपने उन फ्रेंड्स को भी भेज सकते हैं जो आपके साथ साथ लाइफ साइंस की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, टीजीटी पीजीटी में तो ये यूज़फुल होगी ही, साथ साथ और भी कोई लाइफ साइंस का एग्जाम है उसके लिए भी आप इन क्वेश्चंस की हेल्प ले सकते हैं। आपके लिए ज़रूर ये हेल्पफुल होगी। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 3 के साथ। अपने पहले क्वेश्चन के साथ, व्हेन बोथ पेरेंट्स आर ऑफ द ब्लड टाइप ए बी दे कैन हैव देयर चिल्ड्रेन विथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप के बारे में अगर जानना है तो पहले ये जानिए कि ब्लड ग्रुप जो था, ब्लड ग्रुप डिस्कवर किसने किया था। ठीक है, तो डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टेनर एंड विनर। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करी थी। अगर कोई आपसे पूछे कि ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किसने बताया था, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जिसने बताया था, डिस्कवर किया था कि ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, तो आप कहेंगे विलियम हार्वे। ठीक है, आप कहेंगे विलियम हार्वे। ठीक है, और अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात होती है कि ब्लड सबसे पहले कैसे ट्रांसफर हुआ, तो फर्स्ट सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था तो वो 1665 में हुआ था। 1665 में एक इवेंट और हुआ था, क्या हुई थी, सेल की डिस्कवरी हुई थी। सेल की डिस्कवरी हुई थी, किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलिए जानते हैं कि कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। देखिए, एक होता है ब्लड ग्रुप ए, एक होता है ब्लड ग्रुप बी, एक होता है ब्लड ग्रुप ए बी और एक होता है ओ। ठीक है, ये आपके हो जाते हैं ब्लड ग्रुप। अब इसकी कैरियोटाइप जानते हैं। ठीक है, इसका कैरियोटाइप जानते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए के लिए जो कैरियोटाइप होता है वो आई ए आई ए आई ए आई ओ। ठीक है, ब्लड ग्रुप बी के लिए होता है आई बी आई बी आई बी आई ओ। ब्लड ए बी के लिए होता है आई ए आई ई। ओ के लिए होता है आई ओ आई ओ। ठीक है, चलिए ये जान लेते हैं, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, आई ए आई ए आई ए आई ओ। बी के लिए क्या होता है, आई बी या आई ओ। ए बी के लिए क्या होता है, आई ए आई बी, और ओ के लिए क्या होता है, आई ओ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ए के लिए एंटीजन कौन होता है। और हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड ग्रुप की जो ऑन व्हाट बेसिस, ठीक है, अगर पूछे कि ऑन व्हाट बेसिस ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड, अगर आपसे पूछे कि ब्लड ग्रुप की जो खोज हुई थी किसके बेस पे हुई थी, तो ब्लड ग्रुप की खोज जो हुई थी वो हुई थी आपके एंटीजन के एंड एंटीबॉडी के बेसिस पे। एंटीजन के और एंटीबॉडी के बेसिस पे। एंटीजन जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो होता है आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं ये एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है और ओ है। अब इसके लिए हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी जानते हैं कि क्या होता है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके लिए एंटीजन हमेशा ए ही होना चाहिए, बट हमेशा एंटीजन और एंटीबॉडी अपोजिट होने चाहिए। तो अगर एंटीजन ए है तो ब्लड एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी हो जाएगी आपकी बी।
अगर आपका एंटीजन यहाँ पे बी है ब्लड ग्रुप, तो एंटीजन क्या होगा, आपका एंटीजन ही बताता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो एंटीजन आपका बता रहा है आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर बी एंटीजन है तो उसके लिए एंटीबॉडी क्या होनी चाहिए, ए होनी चाहिए। अब अगर इसमें पूछता है ए बी, ठीक है, इसमें पूछता है ए बी, तो ए बी के लिए आपका एंटीजन क्या होना चाहिए, ए बी के लिए आपका एंटीजन दोनों ही होगा ना, ए होगा बी होगा, तब दोनों एंटीजन होंगे तभी बताएगा कि इसमें ब्लड ग्रुप आपका ए बी है। अब इसमें अगर आप ए एंटीबॉडी डालते हैं तो क्लॉटिंग हो जाएगी, या बी एंटीबॉडी डालते हैं तो क्लॉटिंग हो जाएगी, क्योंकि सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी नहीं हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, नो एंटीबॉडीज। फिर आपका एंटीजन आपका ओ आया है, तो यहाँ पे क्या होगी, ओ यानी जीरो यानी नल, तो यहाँ पे क्या होती है, कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है। जब कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है तब उसको हम लोग कहते हैं कि आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है ओ ब्लड ग्रुप। और ओ ब्लड ग्रुप है तो इसका मतलब इसमें एंटीबॉडी होंगी, क्योंकि जब एंटीजन नहीं है तो उसके अपोजिट में आपकी एंटीबॉडीज वहां पे प्रेजेंट होंगी। कौन सी होगी, ए होगी बी होगी, दोनों ही होगी। तो ये समझ में आ गया आपका, ठीक है। इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, तो ये क्या होता है, ये ए से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, ब्लड ले सकता है, और बी से भी ले सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ब्लड ग्रुप ओ जो होता है इसमें क्या होता है, कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो ये क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर। ये हर किसी को अपना ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो किसी से भी क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, ये आराम से दे सकता है अपना ब्लड, ठीक है। तो चलिए अपने आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ रहा है कि व्हेन बोथ पेरेंट्स आर ऑफ ब्लड टाइप ए बी दे कैन हैव देयर चिल्ड्रन, ठीक है। अगर ब्लड है, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि पेरेंट जो है दोनों मतलब ए बी के हैं। ए बी के लिए आपका कैरियोटाइप क्या होता है, आई ए और आई बी। तो चलिए हम लोग क्रॉस बना के देख लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कितने पे चिल्ड्रंस कैसे होंगे, आई ए आई बी, आई ए आई बी। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ए और ए है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए और ए, यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। यहाँ पे आई ए, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ए और बी है तो यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। यहाँ पे ए और बी है तो अगेन आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। यहाँ पे बी और बी है तो यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। तो इसमें जो 4 बच्चे जो बने हैं उसमें से 2 का क्या होगा, 2 का ब्लड ग्रुप होगा ए बी, एक का होगा ए, एक का होगा बी। तो इसमें क्या हुआ, 25% चांसेस है कि इसमें ए ब्लड ग्रुप का बेबी बन सकता है, 50% चांसेस है कि ए बी ब्लड ग्रुप का बेबी बन सकता है, और अगेन 25% चांसेस है कि सिर्फ और सिर्फ बी ब्लड ग्रुप का बेबी बन सकता है। तो इसमें पूछा है कि व्हेन बोथ पेरेंट्स आर ऑफ ब्लड टाइप ए बी दे कैन हैव देयर चिल्ड्रन विथ, तो क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप तो नहीं होगा, ए बी एंड ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ए बी ब्लड ग्रुप का ही होगा, ठीक है। ए एंड बी ब्लड नहीं और सिर्फ नहीं, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी बी एंड ओ आर एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे क्या हैं आपके पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि ये वैरायटी शो कर रहा है। वैरायटी जब भी आती तो हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं। If a child's blood group is AB and his mother and his or her father blood group is O, what would be the blood group of his mother, ठीक है। उसकी मदर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, मतलब अगर कह रहा है कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप आपका हो जाता है आई ए या आई बी, ठीक है, और फादर का क्या है, फादर का है आई ओ और आई ओ है ना, ये कहना चाह रहा है। तो अगर ऐसे क्रॉस बना के देखेंगे, अगर आप क्रॉस बना के देखेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे आई ओ
और IO लिखेंगे, ठीक है। IO और IO लिखेंगे। अगर यहाँ पे आप IA और IA भी लिखते हैं, चलिए ब्लड ग्रुप A मान के चलते हैं, ठीक है, IA करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्लड ग्रुप A आएगा, यहाँ भी ब्लड ग्रुप A आएगा, यहाँ भी ब्लड ग्रुप A आएगा, यहाँ भी ब्लड ग्रुप A आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पर जो ये चाइल्ड जो बन के आ रहा है खाली A बन के आ रहा है, तो खाली A तो नहीं है, A भी ब्लड ग्रुप का है। अब अगर वही चीज़ आप B के साथ करते हैं तो B में ये सारा B हो जाएगा, B में ये सारा B हो जाएगा, तो इसके हिसाब से ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है। इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। For ABO blood group, how many phenotypes possible in a human population? एक ह्यूमन पॉपुलेशन में AB कैसा होगा, A का क्या हो सकता है, AA बन सकता है और AO बन सकता है, B का क्या बन सकता है, BB बन सकता है और BO बन सकता है, AB का क्या बन सकता है, AB बन सकता है, O का क्या बन सकता है। तो ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। तो आपके क्या होंगे, 6 फिनोटाइप्स आपके इसमें, जीनोटाइप्स आपके इसमें बनेंगे, ठीक है। When one gene marks, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मार्क्स, यानी मतलब मार्क्स का मतलब है कि जब इस क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब एक जीन दूसरे जीन की एक्टिविटी को मतलब मार्क्स कर देता है, मतलब उसको छिपा देता है, उसको मतलब दिखने नहीं देता है कि एक जीन ऐसा एक्टिविटी कर रहा है कि वो दूसरे जीन की एक्टिविटी को दिखने नहीं दे रहा है, उसको ढक देना, मार्क्स का मतलब है उसको ढक देना, उसको कवर कर दे रहा है, तो वहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होता है, कौन सा आपका इसमें शो होगा, तो ये होता है आपका, ये आपका होता है एपिस्टैटिस। एपिस्टैटिस जो होता है, एपिस्टैटिस, उसमें क्या होता है आपका, एक जीन दूसरे जीन की एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो इसका जीनोटाइप आता है, इसका जो जीनोटाइप आता है वो आपका होता है 9:3:3:1, और इसका जो फिनोटाइप आता है, फिनोटाइप इसका जो आता है वो होता है आपका 12:3:1, ठीक है। इसमें दो तरीके के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट एपिस्टैटिस, एक आपका होता है हाइपोस्टैटिक। हाइपोस्टैटिक यानी मतलब आपका रिसेसिव एपिस्टैटिस, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, डोमिनेंट वाला रिसेसिव वाले का क्या करता है, एपिस्टैटिस कर देता है कि वो दिख नहीं पा रहा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन द एक्सप्रेशन ऑफ एन जीन इज चेंजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अनदर जीन, दूसरे जीन की वजह से जब एक जीन का एक्सप्रेशन नहीं दिख पा रहा होता है, अलग हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एपिस्टैटिस। The phenomena in which an allele of one gene suppresses the activity of the another allele is known as, ठीक है। तो यही क्वेश्चन को उसने फिर से दोबारा पूछा है कि इसका भी सही आंसर होगा एपिस्टैटिस। If two dominant and or recessive non-allele are found on the same chromosome, the condition is known as, ठीक है। जब दो डोमिनेंट या रिसेसिव नॉन एलील जीन जो होते हैं, जब वो एक ही क्रोमोसोम पे, जब सेम क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, ठीक है, जब एक क्रोमोसोम है और डोमिनेंट रिसेसिव एक ही क्रोमोसोम पे पाए जा रहे हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिस कंडीशन। और जब ये डोमिनेंट रिसेसिव एलील जो होते हैं डिफरेंट आपके क्रोमोसोम पे पाए जाएंगे, तब इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ट्रांस, ठीक है। जो सिस वाला आपकी कंडीशन होती है उसको हम लोग कपलिंग फेज कहते हैं, ठीक है, साथ में, और ट्रांस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल्शन फेज कहते हैं। तो इसमें पूछा क्या है, जब इसमें आपसे पूछता कि डिफरेंट क्रोमोसोम की अगर बात करता, तो डिफरेंट क्रोमोसोम में आपका आंसर हो जाता कि ये ट्रांस फेज यानी कि रिपल्शन फेज की बात कर रहा है, बट यहाँ पे वो सेम क्रोमोसोम की बात कर रहा है, तो सेम क्रोमोसोम में क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कपलिंग या फिर सिस फेज।
कैरेक्टरिस्टिक डाइहाइब्रिड रेशियो फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या जीन होती है, जिसमें सपोज मान लीजिए कि एक डोमिनेंट जीन है, साथ में एक रिसेसिव जीन, ठीक, फिर एक रिसेसिव जीन है, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री जीन है। मतलब डोमिनेंट वाला अपना इफेक्ट तभी शो कर पाएगा जब रिसेसिव वाला उसके साथ होगा। अगर रिसेसिव वाला डोमिनेंट वाले के साथ नहीं है तो वो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा। इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ठीक है। तो इसका जो जीनोटाइप होता है और फिनोटाइप क्या होता है, ठीक है, इसका जीनोटाइप आपका होता है 9:3:3:1 और फिनोटाइप आपका क्या होता है 9:7। तो इसमें पूछा क्या है कि जो डाइहाइब्रिड रेशियो है तो डाइहाइब्रिड रेशियो होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका डाइहाइब्रिड रेशियो में आपका जो पूछेगा, यहाँ पे पूछ क्या रहा है आपका, क्या आप में पूछ रहा है आपका जो टाइप पूछ रहा है, ठीक है। फिर इसमें पूछ रहा है कि 9:3:3:1 रेशियो इज मॉडिफाइड इन कॉम्प्लीमेंट। तो 9:3:3 जीन को किस में आप चेंज करते हो, वो दिखता है आपका 9:7 में इन द फॉर्म ऑफ फिनोटिपिक रेशियो। तो ये क्या हो जाएगा आपका 9:7 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें और आपकी ये बहुत ही हेल्पफुल रही होगी ये क्लास। थैंक यू सो मच।